Hello, very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the variables of the research. So इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल डिस्कस कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू सी अदर 3 वेरिएबल्स. तो नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है डेमोग्राफिक वेरिएबल. ठीक है, तो सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं. मैंने आपको बताया भी है कि वेरिएबल ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या निकलता है. वेरी मीन्स होता है चेंज हो जाना, एबल मीन्स होता है एबिलिटी. ऐसी चीज़ें जिनके पास एबिलिटी है अपने आप को चेंज करने की, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रॉपर्टीज हो गया, फैक्टर्स हो गया, किसी चीज़ की क्वालिटी हो गई. अगर इन सबको हम चेंज कर सकते हैं तो उनको हम वेरिएबल कहते हैं. ठीक है. डेमोग्राफिक वेरिएबल की अगर तुम बात करो तो डेमो का मतलब क्या होता है. डेमो मीन्स होता है पॉपुलेशन. ठीक है. और ग्राफिक का मतलब होता है मेजरमेंट. तो ऐसे वेरिएबल जो कि पॉपुलेशन को दर्शाते हैं. ठीक है. या ऐसे वेरिएबल्स जिनके पास कैरेक्टरिस्टिक हैं या जो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि पॉपुलेशन को बताते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है. मेजरमेंट कराते हैं पॉपुलेशन का, उनको हम डेमोग्राफिक वेरिएबल बोलते हैं. अब आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि अगर आपने किसी प्रेग्नेंट वोमेन पे रिसर्च करना स्टार्ट करी. ठीक है, तो प्रेग्नेंट वोमेन जो है वो आपका प्रेग्नेंट वोमेन का जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपकी हो गई डेमोग्राफिक वेरिएबल. समझ में आ रहा है. डेमोग्राफिक वेरिएबल क्या है. किसी भी चीज़ की पर्सनल डिटेल, किसी भी पॉपुलेशन या सैंपल जो आपने लिया है उसकी पर्सनल डिटेल जो है उसको हम डेमोग्राफिक वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है. तो पॉपुलेशन का मतलब ही यहाँ पे क्या निकल रहा है, आपका सैंपल. भाई पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जो सैंपल आपने ले रखा हुआ है उसी को हम यहाँ पे पॉपुलेशन बोल रहे हैं. तो सैंपल की जो पर्सनल डिटेल है उनको हम डेमोग्राफिक वेरिएबल्स बोलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे जेंडर मेल है कि फीमेल है, इनकम कितनी है. ठीक है. रिलीजन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन है ना, और ईसाई मतलब पंजाबी जो भी हैं वो. ठीक है. इसके अलावा क्या एज है ना. इसके अलावा क्या ऑक्यूपेशन है, क्या काम करते हैं, वर्किंग है नॉन वर्किंग है. ये सारी जो पर्सनल डिटेल्स है आपके सैंपल्स की, उनको हम लोग डेमोग्राफिक वेरिएबल बोलते हैं. आई थिंक आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि डेमोग्राफिक वेरिएबल्स क्या होते हैं. वो कैरेक्टरिस्टिक्स या आपके सैंपल की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उनको हम डेमोग्राफिक वेरिएबल्स बोलते हैं. भाई इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम डेमोग्राफिक वेरिएबल्स क्यों पढ़ रहे हैं, या बुक में डेमोग्राफिक वेरिएबल के बारे में क्यों बताया है. एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ. सिंपल सी चीज़ है. देखो, अगर तुम्हें एडोलसेंस गर्ल्स के ऊपर कोई रिसर्च करनी है मान लो, तो एडोलसेंस गर्ल्स कौन होती हैं, जिनकी एज 10 से 19 के बीच में होती है, उनको हम एडोलसेंस गर्ल्स मानते हैं. ठीक है. तो अगर आप 10 से 19 साल के बीच की लड़कियां लेते हो अपने रिसर्च के लिए एज अ सैंपल, ठीक है, तो उसकी जो एज हो गई वो आपकी डेमोग्राफिक वेरिएबल हो गई. अगर आप उससे ज़्यादा एज की ले लेते हो तो आपकी रिसर्च में बायस, यानी कि आपकी रिसर्च जो है वो फाउल हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी और रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेगा. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दिखा देती हूँ. यहाँ वाला एग्जाम्पल ले लो. ये देखो, a study to assess the knowledge regarding UTI, that is urinary tract infection, among the adolescent girl at the rural area. तो यहाँ पे डेमोग्राफिक वेरिएबल क्या हो गया आपका, डेमोग्राफिक वेरिएबल हो गया एडोलसेंस गर्ल्स की एज और एरिया, रूरल एरिया. यानी कि आपको रूरल गांव की लड़कियां लेनी है. कौन सी लड़कियां लेनी है, जिनकी एज 10 से 19 साल के बीच में है. आपका पर्पस क्या है, आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का नॉलेज पता करना है कि उन लड़कियों को कितनी नॉलेज है. और आपका पर्पस क्या है, आप क्यों एडोलसेंस गर्ल्स ले रहे हो, क्योंकि उसी एज में लड़कियों को पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं. ठीक है. तो उस टाइम पे अगर वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएंगी तो उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के हाई चांसेस है. तो आपका क्या पर्पस हो गया कि भाई हमें उन लड़कियों की नॉलेज लेनी है जिनके जो पीरियड के स्टार्टिंग फेज में है. ठीक है ना. और अगर आप 19 साल से ऊपर की लड़कियों का ले लोगे या 10 साल से नीचे की लड़कियों का ले लोगे, 19 साल से ऊपर की लड़कियों को अगर आप लोगे तो उनको ऑलरेडी अच्छी नॉलेज होगी अबाउट यूटीआई. ठीक है.
अबाउट हाइजीन। और अगर आप 10 साल से नीचे की लड़कियां ले लोगे, गर्ल्स ले लोगे, तो उनकी जो नॉलेज होगी वो डेफिसिट मिलेगी, कम मिलेगी, लेकिन आपको वो नहीं लेना है। तो डेमोग्राफिक वेरिएबल इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि आप एक्यूरेट रिसर्च कर सको, ताकि आपका जो रिजल्ट आए ना वो आपका सही रिजल्ट आए, मिस्टेक ना आए, बायस ना हो, है ना, और आपकी रिसर्च फेल ना हो। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पे बता दिया इंट्रोडक्शन में कि डेमो मीन्स होता है पॉपुलेशन, बता चुकी हूँ। ठीक है, जैसे कि जेंडर, एज, इनकम, रिलीजन, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, ठीक है, एरिया, है ना, रूरल है कि अर्बन है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं वो सब आपकी डेमोग्राफिक वेरिएबल कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका किस लिए यूज़ कर रहे हैं बता चुकी हूँ मैं, सैंपल को पर्सनल स्टडी करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक, इसको हम लोग सैंपल कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, क्योंकि मेनली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सैंपल्स जो हमने जिन लड़कों पे, जिन लड़कियों पे या जिन भी लोगों पे रिसर्च करनी है, मेनली उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वही आपका डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है। सो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि डेमोग्राफिक वेरिएबल्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो या एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, किसके? आपके सब्जेक्ट्स के। सब्जेक्ट्स कौन होते हैं? आपका सैंपल, जिनके ऊपर आपको रिसर्च करनी है। डेट आर कलेक्टेड टू डिस्क्राइब अ सैंपल। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक आपको डिस्क्राइब करना है ना, किसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करनी है? सिंपल सी चीज है, आपको अपने सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करनी है, वो हो गए आपके डेमोग्राफिक, ठीक है, वेरिएबल्स। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? क्वालिटी, आप इसे क्वालिटी समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यूजेस। भाई हमें क्यों चाहिए, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आपको अपने सैंपल को डिस्क्राइब आप नहीं करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? डिस्क्राइब करना है सैंपल को। भाई सैंपल को अगर आप डिस्क्राइब करोगे तो आपको एक एक्यूरेसी मिल जाएगी, अपने सैंपल के बारे में डिटेल मिल जाएगी। आपको ये पता रहेगा कि हाँ ये एडोलसेंस गर्ल्स की एज में आ रही हैं लड़कियां, या उससे पहले की एज में आ रही हैं, या उसके बाद की एज में आ रही हैं। ठीक है, उसके अलावा आप अपनी रिसर्च आराम से कंप्लीट कर सकते हो जब आपको अपने सैंपल का प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो। ठीक है, तो सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने जान लिया है ना। इसके बाद आपको क्या करना है? अपनी रिसर्च फाइंडिंग करनी है, और आप अपने रिसर्च फाइंडिंग एक्यूरेट कर सकते हो, बायस को हटा सकते हो, टू प्रिवेंट बायस। बायस का मतलब क्या है? मिस्टेक्स, ओके, या रुकावट। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था और पहले ही इंट्रोडक्शन में समझा दिया था, तो एग्जाम्पल आप मेंशन कर देना। आई थिंक आपको डेमोग्राफिक वेरिएबल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं रिसर्च वेरिएबल्स पे। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स थे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डेमोग्राफिक वेरिएबल। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं रिसर्च वेरिएबल पे। इसके बाद एक और है आपका एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल। रिसर्च वेरिएबल क्या है? देखो, सबसे मोस्ट कॉमन वेरिएबल ये होता है, इतना जान लो। वेरिएबल क्या है ये तो हमने पता ही कर लिया ना। सबसे मोस्ट कॉमन वेरिएबल होता है आपका रिसर्च वेरिएबल, जिसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाओ, ये हर जगह आपको मिल जाएगा, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, कॉमनली नॉर्मल जितने भी आपको वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं वो आपके रिसर्च वेरिएबल्स होते हैं। देखो, पिछली वीडियो में हम लोग ने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पता कर लिया था, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, तब मैं आपको बता पाऊंगी कि रिसर्च वेरिएबल क्या है। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हैं जो अपने अपने जो इनके वो है इफेक्ट्स हैं, उसके बेसिस पे रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है, ये एक एग्जाम्पल है। अब स्मोकिंग इसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट का मतलब ही क्या है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं है ना। तो स्मोकिंग क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है, तो स्मोकिंग लंग कैंसर पे डिपेंड नहीं है। और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन है? लंग कैंसर। समझ में आ रहा है? क्योंकि लंग कैंसर जो है वो टोटली स्मोकिंग पे डिपेंड है। अगर आप स्मोकिंग बढ़ा दोगे तो लंग कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, अगर आप स्मोकिंग कम कर दोगे तो लंग कैंसर के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया? स्मोकिंग। और इस पर डिपेंड कौन कर रहा है? लंग कैंसर। तो लंग कैंसर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है? कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है,
स्मोकिंग एक तरह का कॉज है, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, लंग कैंसर, है ना। कॉज एंड इफेक्ट का इनका रिलेशनशिप है। ये दो आपके वेरिएबल्स थे, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। रिसर्च वेरिएबल वो होते हैं जिनको ये सारी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, उनके होने ना होने से रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर उनको हम हटा देंगे तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा। यानी कि आपका ये जो रिसर्च आप जिस पे करोगे, जैसे ये मैंने बनाया एग्जाम्पल, आई स्टडी टू असेस द नॉलेज रिगार्डिंग यूटीआई अमंग एडोलसेंस गर्ल एट रूरल एरिया, ठीक है, ये मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया है, ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसी पे मुझे पूरा रिसर्च करना है। अब इसके अंदर जो रिसर्च वेरिएबल है वो आपका कौन सा है, नॉलेज रिगार्डिंग यूटीआई। समझ में आ रहा है, नॉलेज रिगार्डिंग यूटीआई इसका रिसर्च वेरिएबल है। अगर इसको मैं हटा दूं, नॉलेज रिगार्डिंग यूटीआई को मैं हटा दूं, तो क्या ये स्टेटमेंट आपको कंप्लीट लगेगा? तब ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, इसको अगर मैंने कट कर दिया, मान लो, स्टेटमेंट कैसा लगेगा, पढ़ के देखो। आई स्टडी टू असेस द अमंग एडोलसेंस गर्ल एट रूरल एरिया, मतलब स्टडी का कोई पर्पस निकल रहा है, क्या करना है इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनको हटाने से काम नहीं चलता, इनको हटाने से आपका स्टेटमेंट गड़बड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है, लेकिन इनके होने से रिजल्ट पे असर नहीं पड़ेगा कोई। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी में काम आते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल स्टडीज में काम आ जाता है, इसमें कोई भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक तरह का ऐसा वेरिएबल है जो कि नेचुरली आपको ज़्यादातर देखने को हर जगह मिल जाएगा, ठीक है, और आप इसको हटा भी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है आपके रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कंप्लीट कराने के लिए, ओके। लेकिन ये कॉज और इफेक्ट जैसा असर नहीं डालता रिसर्च पे, जैसा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल डाल रहे थे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसकी वजह से कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ नॉलेज पता कर रहे हैं, ठीक है, हमने बच्चों को कोई एक्स्ट्रा अपनी तरफ से नॉलेज नहीं दी। हम लोग गए और हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस पूछे उन लड़कियों से, ठीक है, और उनसे पता कर लिया कि उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की कितनी नॉलेज है, बात खत्म। हमने उसमें कोई भी चीज़ चेंजेस नहीं किए, है ना, कुछ भी ऐसा नहीं किया जैसे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हो रहा था, है ना। स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर, स्मोकिंग को कम कर दोगे तो लंग कैंसर के चांसेस कम हो जाएंगे, स्मोकिंग बढ़ा दोगे लंग कैंसर के चांसेस बढ़ा देंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें हम लोग सिर्फ जा करके उनकी नॉलेज पता कर रहे हैं, ना हम उनको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, ना हम कोई और काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। समझ में आ रहा है? तो रिसर्च वेरिएबल ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगे, किस में मिलेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। इनको हटा दोगे तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक से नहीं बन पाएगा और आप रिसर्च नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आई स्टडी टू असेस द नॉलेज रिगार्डिंग हैंड वॉशिंग टेक्निक अमंग स्टाफ नर्सेस। स्टाफ नर्सेस के बीच में हम लोग ने नॉलेज असेस करी कि उनको हैंड वॉशिंग टेक्निक की कितनी नॉलेज है। तो इसमें भी हम लोग ने कुछ नहीं किया, हम लोग गए और हम लोग ने हैंड वॉशिंग के स्टेप्स पूछ लिए, किससे? स्टाफ नर्सेस से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिसर्च वेरिएबल क्या हो गया? नॉलेज रिगार्डिंग हैंड वॉशिंग टेक्निक, ये आपका रिसर्च वेरिएबल हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको रिसर्च वेरिएबल क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रिसर्च वेरिएबल कैन बी डिफाइंड एज अ, ये एक तरह की क्वालिटी होती है ना, क्या कोई फैक्टर, ये फैक्टर भी हो सकता है, प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकती है, ठीक है, जो कि ऑब्जर्व की जा रही है या मेजर की जा रही है नेचुरल सेटिंग में। नेचुरली जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना हुआ है उसमें आपने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, विदाउट मैनिपुलेशन या विदाउट चेंजेस, ठीक है। एज इट इज आपने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिया और उसमें आपने रिसर्च वेरिएबल फाइंड आउट कर लिया, ठीक। और इसमें कोई भी कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं होता, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। आई थिंक आपको रिसर्च वेरिएबल क्लियर हो गया होगा। नॉर्मली वो हर जगह देखने को मिल जाते हैं, उनको हटाने से भी आपका रिसर्च का स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, और उनके रहने से भी कॉज और इफेक्ट जैसा रिलेशनशिप नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं
एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल, ये लास्ट वाला है, ठीक है। एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल एक तरह का यूजलेस वेरिएबल है, बेकार वेरिएबल, या आप कह सकते हो कि सबसे अननेसेसरी वेरिएबल जो होता है वो आपका एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल है। रिसर्च वेरिएबल का ये जस्ट अपोजिट है। देखो रिसर्च वेरिएबल कोई भी नुकसान नहीं कर रहा था, रिसर्च वेरिएबल आपको हर जगह देखने को मिल रहा था, ठीक है। रिसर्च वेरिएबल को आप डिटेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल वेरिएबल का मतलब ये निकलता है कि एक्सटर्नल वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर है ही नहीं। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं, इस एग्जाम्पल में आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप पता ही नहीं कर सकते कि एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल कहाँ पे है, ना आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल कहाँ पे है। स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, इसमें भी आप नहीं पता कर सकते हो कि एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल कहाँ पे है। आपको रिटन में कहीं पर भी एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताती हूँ। तो एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या है? एक तरह का बेकार सा, एक तरह का अननेसेसरी, एक तरह का यूजलेस, एक तरह का डेंजरस वेरिएबल है जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट से एक्सटर्नल रह करके, यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट से बाहर रह करके ही आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बिगाड़ सकता है। ये एक तरह का दुश्मन है वेरिएबल, ठीक है, एनिमी है ये। ओके, क्यों है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो एक्सट्रानियस वेरिएबल में प्रॉब्लम क्या आती है, ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। आई स्टडी टू असेस द इफेक्ट ऑफ कोल्ड कंप्रेशन ऑन ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट पेन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो फिर आगे समझा दूंगी बाकी चीजें। एक स्टडी करी गई है, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कोल्ड कंप्रेशन यानी कि बर्फ की सिकाई से ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट का पेन कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक रिसर्च है, ठीक है। तो ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट क्या है? जब मदर मिल्क नहीं पिलाती है बच्चे को, ठीक है, तो उसके ब्रेस्ट में मिल्क का स्टोरेज होने लगता है, फिर वो मिल्क अंदर जो है सूखने लगता है, वो सिस्ट बना देता है, ब्रेस्ट को टाइट कर देता है, फिर उसमें स्वेलिंग आ जाती है और उसमें एक्सेसिव बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है प्रेशर के साथ। ये सारी चीज़ें होती हैं, समझ में आ रहा है? और ये सारी चीज़ें सेल्स को डैमेज कर रही होती हैं, इसलिए मदर को बहुत पेन होता है। तो उसको कम करने के लिए हम लोग ने क्या किया? कोल्ड कंप्रेशन किया, यानी कि बर्फ से सिकाई करी। तो आप रिसर्च करने गए, आपने सुबह सुबह आप गए, आपने मदर को जिनको भी ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट था उनको आपने कोल्ड कंप्रेशन दे दिया, ठीक है। मान लो 10 मिनट के लिए देना था तो आपने 10 मिनट के लिए दे दिया, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो पेन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप नेक्स्ट डे जाओगे, पूछोगे कि भाई सिकाई करने के बाद से पेन कम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल क्या है? यहाँ पे एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल है पेन किलर मेडिसिन, हॉट कंप्रेशन। क्या पता आपके जाने के बाद जो वो मदर थी उसने पेन किलर खा ली हो, क्या पता आपके जाने के बाद उसने गर्म पानी से सिकाई कर ली हो। तो एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल क्या करते हैं? आपकी रिसर्च को खराब करने का काम करते हैं। तो पेन किलर मेडिसिन और हॉट कंप्रेशन यानी कि गर्म पानी से सिकाई, ये दोनों आपके एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल हो गए। ये आपके रिसर्च के प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहीं वर्ड्स दिखेंगे ही नहीं, लेकिन अगर मदर इन दोनों को फॉलो कर ले रही है आपके जाने के बाद, तो ये आपके एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल कहलाएंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल कौन होते हैं, जो कि रिसर्च से बाहर रह कर के ही आपके रिसर्च को खराब करने का काम करते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल जो है वो क्या कर रहे हैं? वो बाहर से ही काम को खराब कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया था? आप अपना कोल्ड कंप्रेशन दे के चले आए थे। कोल्ड कंप्रेशन क्या है? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, समझ में आ रहा है? कोल्ड कंप्रेशन क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट पेन क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो कोल्ड कंप्रेशन इंडिपेंडेंट क्यों है? जितना अच्छे से आप कोल्ड कंप्रेशन दोगे, ठीक है, एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए दोगे और डेली दोगे, उतना ही ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट का पेन कम होगा। तो इंडिपेंडेंट कौन हो गया? कोल्ड कंप्रेशन। डिपेंडेंट कौन हो गया? ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट पेन। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को खराब करने के लिए एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल आ गया, क्योंकि मदर ने क्या किया? पेन किलर खा ली और हॉट कंप्रेशन यानी गर्म पानी से सिकाई कर ली। तो एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल क्या हो गए? वो जो एक्स्ट्रा काम किया गया वही है आपका एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो वेरिएबल कौन होते हैं ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल कौन होते हैं? जो एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं, आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, और वो आपके स्टडी को इंटरप्ट करते हैं। साथ ही साथ आपने जो
ट्रीटमेंट दिया है या आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको खराब करने का काम करते हैं। ठीक, इनका इफेक्ट क्या है, ये डिस्टर्ब कर देता है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को। जो असर होना चाहिए था इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू वो असर नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक्स्ट्रानियस वेरिएबल ने भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोल्ड कंप्रेशन, डिपेंडेंट वेरिएबल ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट पेन, और एक्स्ट्रानियस वेरिएबल जो एक्स्ट्रा काम किया गया है, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट लिया गया है, वो है आपका एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि डज स्लीप डिप्राइवेशन अफेक्ट द ड्राइविंग एबिलिटी, है ना। अगर आप ठीक से सोते नहीं हो तो क्या दिन में आप अच्छे से ड्राइव कर सकते हो? ठीक, तो इसमें एक्स्ट्रानियस वेरिएबल इसमें भी आ जा रहा है। अब एक्स्ट्रानियस वेरिएबल क्या कहता है कि क्या पता रोड की कंडीशन खराब हो इसलिए ड्राइविंग अच्छी ना हो, क्या पता उसको ज़्यादा साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस ना हो, क्या पता उसने अभी भी ड्राइविंग सीखी हो, क्या पता नॉइस बहुत हो और वो सो नहीं पाया है तो नॉइस की वजह से वो और ठीक से नहीं चला पा रहा है। तो ये एक्स्ट्रानियस वेरिएबल क्या कर रहा है, आपके दिमाग को और जगह पे लेके जा रहा है और रिसर्च की स्टडी को डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ। मान लो यहाँ पे कोई टीचर जो है स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कोई टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है या कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बगल वाले घर से क्या हुआ, किसी के यहाँ शादी है तो डीजे बजने लगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, डीजे बजने लगा। अब डीजे बजने लगा तो इसमें से कई सारे स्टूडेंट्स का जो ध्यान है वो सॉन्ग पे चला जाएगा, ठीक। तो जो स्टडी चल रही है, जो ट्यूशन वो दे रही है टीचर, तो वो ट्यूशन क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, क्योंकि वो अच्छी ट्यूशन पढ़ाएगी तो बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा या बच्चों का कंसंट्रेशन बनेगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स का, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, ट्यूशन, ट्यूशन की एफर्ट्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो और बच्चों का आने वाला रिजल्ट, ठीक। लेकिन यहाँ पे जब डीजे बजने लगा तो ये क्या है, ये एक्स्ट्रानियस वेरिएबल है। ये क्या कर रहा है, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्टर्ब कर रहा है। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे नागिन डांस पे नाचने लगेंगे या नागिन डांस को एंजॉय करने लगेंगे सॉन्ग को, ठीक। तो इनका जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा तो इनकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। आई थिंक आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा एक्स्ट्रानियस वेरिएबल क्या है। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वेरिएबल्स के तो आपको एंड स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे, प्लीज़ उस पर क्लिक करिए, उसको पढ़िए, देन ये वाला वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।